हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 मोस्ट फेमस नॉवेल्स इन रशियन लिटरेचर। रशियन लिटरेचर के जो मोस्ट फेमस नॉवेल्स हैं, आज उनके बारे में बात करेंगे। उनके जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। और ये नॉवेल्स हैं, सबसे फर्स्ट नंबर पे है वॉर एंड पीस। सेकेंड नंबर पे जो नॉवल हम कवर करेंगे वो है एना कैरिना। थर्ड नंबर पे है क्राइम एंड पनिशमेंट। फोर्थ नंबर पे है फादर्स एंड सन्स। और फिफ्थ नंबर पे है डॉक्टर जिवागो। ये 5 नॉवेल्स जो है आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन नॉवेल से रिलेटेड वो इसमें हम करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नॉवल वार एंड पीस। और ये राइट किया था लियो टॉल्स्टॉय ने। वार एंड पीस इज अ हिस्टोरिकल नॉवल। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट जो आपको लर्न करना है, सबसे पहले तो आपको राइटर का ही नाम पता होना चाहिए कि वार एंड पीस एक रशियन नॉवल है और जो इसके राइटर है वो है लियो टॉल्स्टॉय। सेकंड इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि वार एंड पीस किस कैटेगरी का नॉवल है। तो ये बेसिकली एक हिस्टोरिकल नॉवल है दैट chronicles Napoleon's invasion of Russia in 1812। और ये बेसिकली एक क्रॉनिकल इसके अंदर दिखाई गई है जब नेपोलियन ने किस तरह से रशिया के ऊपर कब्जा कर लिया था 1812 के अंदर। तो उससे रिलेटेड ये सारा नॉवल है। As Napoleon's army invades, Tolstoy brilliantly follows characters from diverse backgrounds, peasants and nobility, civilian soldiers, as they struggle with the problem unique to their era and culture। और जैसे ही नेपोलियन की आर्मी ने रशिया के ऊपर कब्जा कर लिया तो वो टॉल्स्टॉय ने अपने इस वर्क के अंदर, इस नॉवल के अंदर करेक्टर्स वाइड डाइवर्स बैकग्राउंड के करेक्टर्स को लिया है। उसके अंदर पीजेंट्स भी है, नोबल क्लास भी है, अमीर लोग भी है, सिविलियन भी, आम लोग भी है, सोल्जर्स भी है। और उनके अंदर उनकी अपनी जो स्ट्रगल्स है वो सारी इसके अंदर दिखाई गई है। द 3 मोस्ट प्रोमिनेंट कैरेक्टर ऑफ द नोवेल आर, जो इस नॉवल के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो हैं पायरी बेजुकोव, the illegitimate son of a count who is fighting for his inheritance and yearns for spiritual fulfillment। इसका जो मेन कैरेक्टर है वो है पायरे बेजुकोव। और ये एक इलिजिटिमेट सन है काउंट का एक। और उसका जो मेन रोल है वो इसके अंदर फाइट करता है अपनी जो जायदाद है, संपत्ति है, उसके लिए। और प्लस उसकी एक इच्छा है स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट की। वो सारा इसके नॉवल के अंदर शो किया गया है। सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है प्रिंस एंड्री ब्लॉन्स्की। ये है हु लिव्स हिज फैमिली बिहाइंड टू फाइट इन द वार। और वो अपनी फैमिली को पीछे छोड़ के लड़ाई लड़ने के लिए चला जाता है। ये सेकंड कैरेक्टर है। एंड नताशा रोस्टोव, द डॉटर ऑफ ए नोबलमैन हु इंट्रिग्स बोथ मैन। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, कैरेक्टर्स तो बहुत सारे हैं लेकिन 3 मेन कैरेक्टर्स जो हैं उसमें थर्ड नंबर पे है नताशा रोस्टोव और ये एक नोबलमैन की डॉटर है। अब बात करते हैं लैंग्वेज, वार एंड पीस की लैंग्वेज क्या है। तो ओब्वियसली ये रशियन लिटरेचर में है, तो रशियन नॉवल है, तो सबसे पहली बात जो इंपॉर्टेंट इसकी लैंग्वेज है वो रशियन है विद सम फ्रेंच। लेकिन इसके अंदर कुछ कुछ फ्रेंच लैंग्वेज भी यूज हुई है। तो अगर ऑप्शन आता है कि लैंग्वेज बेसिकली क्या है तो आप सिर्फ रशियन ना लिए, इसके अंदर दोनों ही लैंग्वेज है, रशियन भी और फ्रेंच भी। इसके पब्लिशर किसने पब्लिश किया है? द रशियन मैसेंजर ने इसको पब्लिश किया है। Tolstoy began writing War and Peace in 1863, the year that he finally married and settled down at his country estate। और ये टॉल्स्टॉय ने ये राइटिंग जो है ये नॉवल स्टार्ट किया था वॉर एंड पीस 1863 में। और उसी साल उनकी शादी हुई थी, तो उस साल उन्होंने स्टार्ट किया था नॉवल।
The standard Russian text of War and Peace is divided into 4 books. और जो स्टैंडर्ड रशियन की टेक्स्ट बुक है वार एंड पीस की, वो 4 बुक्स के अंदर डिवाइडेड है, कंप्राइजिंग 15 पार्ट्स, और इसके अंदर 15 पार्ट्स हैं, एंड एन एपिलॉग इन 2 पार्ट्स, और एक एपिलॉग भी है जो कि 2 पार्ट्स में है। तो ये बेसिकली ये जो नॉलेज है ये आपको होनी चाहिए कि बेसिकली कितने पार्ट्स में है। इसके अंदर एपिलॉग है, एपिलॉग के कितने पार्ट्स हैं। The novel spans the period from 1805 to 1820। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जो वो वॉर एंड पीस के अंदर जो टाइम स्पैन है वो कितना है, यानी कितने टाइम पीरियड को ये नॉवल कवर करता है, कब से लेके कब तक के टाइम पीरियड को कवर करता है, तो नॉवल जो है वो 1805 से लेके 1820 तक का जो टाइम पीरियड है उसको कवर करता है। The era of Catherine the Great was still fresh in the minds of older people। और लोगों के जो ओल्ड पीपल थे उनके माइंड में जो कैथरीन का इरा था वो अभी तक था। और कैथरीन ने जो है फ्रेंच जो लैंग्वेज थी उसको कोर्ट लैंग्वेज की थी। तो इसी वजह से जो नॉवल की जो लैंग्वेज है वो रशियन है प्लस फ्रेंच भी है। The first translation of War and Peace into English was American Nathan Haskell Dole in 1899। और इसका फर्स्ट ट्रांसलेशन भी पूछा जा सकता है कि इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया था या कौन से ईयर में हुआ था। तो इसका वॉर एंड पीस का फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन जो हुआ था वो अमेरिकन जो राइटर थे उन्होंने किया था, नेथनल हैस्कल डोल ने 1899 के अंदर। फर्स्ट पब्लिश सीरियली बिगिनिंग इन 1865। और ये स्टार्टिंग में सीरियल फॉर्म में पब्लिश हुआ था 1865 में। द वर्क वाज री रिटर्न एंड पब्लिश इन इट्स एंटायरली इन 1869। और अगर आपको पब्लिशिंग डेट पूछी जाए तो पब्लिशिंग डेट जो है इसकी रही है 1869 के अंदर ये कंप्लीट पब्लिश हुआ था। और सीरियल फॉर्म में स्टार्टिंग हुई थी इसकी 1865 से। Among other things, War and Peace is renowned for its mastery of realistic details and variety of psychological analysis। और ये बहुत सारी चीजों के अलावा वार एक पीस जो है वो जाना जाता है इसके अंदर जो रियलिस्टिक डिटेल्स हैं उसकी मास्टरी के लिए जाना जाता है। और उसके अंदर वैरायटी है साइकोलॉजिकल एनालिसिस, यानी साइकोलॉजिकल एनालिसिस इसके अंदर करेक्टर्स का शो किया गया है बहुत अच्छे से। Tolstoy never classified the novel and called it not a novel, even less it is a poem, and still less a historical chronicle। टोल्स्टॉय ने कभी भी वॉर एंड पीस को नॉवल नहीं कहा है, उन्होंने उसको क्लासिफाई नहीं किया है कि ये नॉवल है। उन्होंने कहा है इट इज नॉट अ नॉवल इवन लेस इट इज अ पोइम, यहाँ तक कि एक पोइम ही है, एंड स्टिल लेस अ हिस्टोरिकल क्रॉनिकल, या एक हिस्टोरिकल क्रॉनिकल यानी क्रम के हिसाब से जो हिस्ट्री है वो एक टाइप से उन्होंने बताया है इसको। तो ये कोटेशन भी पूछी जा सकती है कि किस वर्क के बारे में है ये भी पूछा जा सकता है कौन से नॉवल के बारे में बात हो रही है, प्लस ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो कोटेशन दी है वो किसने दी है, कौन से नॉवलिस्ट ने दी है। तो ऑब्वियसली टोल्स्टॉय, लियो टोल्स्टॉय की ये कोटेशन थी अपने ही वर्क के बारे में। War and Peace is regarded as one of the finest literary achievement in the history of the world literature। और ना सिर्फ केवल रशिया में लेकिन वर्ल्ड लिटरेचर के अंदर ये जो वर्क है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा फेमस वर्क है और एक लिटरेरी अचीवमेंट माना जाता है वार एंड पीस को वर्ल्ड लिटरेचर के अंदर। It is the most famous novel of the most famous Russian novelist। और रशिया के सबसे फेमस नॉवलिस्ट की लियो टोल्स्टॉय का सबसे फेमस नॉवल है वार एंड पीस। अब सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं सेकंड नॉवल पे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एना कैरिना। और एना कैरिना भी जो नॉवल है उसके राइटर है लियो टोल्स्टॉय। लियो टोल्स्टॉय का ही वर्क है एना कैरिना। A master of realistic fiction, Leo Tolstoy is regarded one of the greatest author of the time।
लियो टॉल्स्टॉय जो है वो उनको मास्टर माना जाता है रियलिस्टिक फिक्शन के अंदर। लियो टॉल्स्टॉय जो है एक मास्टर हैं और वो अपने टाइम के सबसे ग्रेटेस्ट ऑथर्स में से एक माने जाते हैं। एना करीना वॉज इनिशियली पब्लिश इन इंस्टॉलमेंट। एना करीना भी जो है वो इंस्टॉलमेंट्स में पब्लिश हुई थी बिटवीन 1875 एंड 1877 इन द पीरियोडिकल द रशियन मैसेंजर। और एक पीरियोडिकल था द रशियन मैसेंजर, उसी के अंदर ये भी इंस्टॉलमेंट में पब्लिश हुआ था 1875 से लेकर 1877 तक। यहां पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पब्लिश हुआ था तो कैसे हुआ था, वीकली पब्लिश हुआ था या पीरियोडिकल जो जिसमें पब्लिश हुआ था वो कौन सा था। ईयर पूछा जा सकता है कि इंस्टॉलमेंट में अगर पब्लिश हुआ था तो कहां कब से लेके कौन से ईयर तक पब्लिश हुआ था। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश इन बुक फॉर्म इन 1878 और बुक फॉर्म में सबसे पहले पब्लिश हुआ था 1878 के अंदर। जैसे वॉर एंड पीस पहले इंस्टॉलमेंट में सीरियल्स में पब्लिश हुआ था और बाद में एक बुक फॉर्म में आया था, पब्लिश हुआ था, इसी तरह से एना करीना भी पहले इंस्टॉलमेंट में पब्लिश हुई थी और बाद में उसका बुक फॉर्म आई थी। तो ये सारी चीजें इन जो भी वीडियो के अंदर एक एक पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो अपने आप में ही एक क्वेश्चन है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए। द प्लॉट ऑफ द नॉवल सेंटर्स ऑन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बिटवीन एना एंड काउंट एलेक्सी क्रिलोविच वॉन्स्की which forces them to flee from St. Petersburg to Italy। और इस नॉवल का प्लॉट क्या है, एक समरी क्या है, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाया गया है किसके बीच में, एना और काउंट एलेक्सी क्रिलोविच ब्रोंस्की के बीच में। और उसके बाद दोनों के दोनों सेंट पीटर्सबर्ग से भागकर इटली चले जाते हैं। द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द नॉवल इज परहैप्स टॉल्स्टॉय मोस्ट फेमस लाइन। और ये जो नॉवल की जो फर्स्ट लाइन है वो बहुत ही फेमस लाइन है, यूजीसी नेट बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है इन लाइनों के ऊपर। ऑल हैप्पी फैमिली रिजेंबल्स ईच अदर। सारी जो खुश परिवार होते हैं, जिन जो खुशी परिवार होते हैं वो सारे एक दूसरे से मिलते हैं, यानी खुशी वाले परिवार जो होंगे उनके अंदर बहुत ज्यादा सिमिलरिटी होती है। Each unhappy family is unhappy in its own way। लेकिन जो दुखी परिवार होते हैं उनके दुख के कारण अलग अलग होते हैं, उनके अपने अलग अलग कारण होते हैं। यानी अगर फैमिलीज खुश हैं तो उनकी खुशी का कारण है कि उनके पास सारी चीजें होंगी, धन दौलत काम सब कुछ होगा, सारी ऐशो आराम की चीजें होंगी। लेकिन अगर दुनिया में कोई दुखी है तो वो सारे एक ही टाइप से दुखी नहीं हो सकते, सबकी अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स होंगी जिनकी वजह से दुखी होंगे। तो ये बहुत ही फेमस कोटेशन है। पूछा जा सकता है किस राइटर की है, पूछा जा सकता है किस वर्क की है। तो ये एना कैरिना की फर्स्ट स्टार्टिंग लाइंस हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अ कॉम्प्लेक्स नॉवल इन 8 पार्ट्स। और ये 8 पार्ट्स के अंदर नॉवल है बेसिकली और बहुत ही कॉम्प्लेक्स नॉवल है। Anna Karenina is considered one of the pinnacles of world literature with many consider it to be greatest novel ever written। और ये कहते हैं कि ये माना जाता है कि वर्ल्ड लिटरेचर के अंदर आज तक जितने ग्रेटेस्ट नॉवेल्स माने जाते हैं उनमें ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट नॉवल है। It has been adapted into various media including theatre, opera, film, television, ballet and radio drama। और बहुत सारे मीडियाज के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है, थिएटर्स इस पे हुए हैं एना करीना के, बहुत सारी मूवीज बनी हैं। आप एना करीना को सर्च करते हैं तो मूवीज आती हैं, ओपेरा हुआ है, टेलीविजन शोज हैं, बैले हुए हैं, रेडियो ड्रामास हुए हैं इस वर्क के ऊपर। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे जो नॉवल है जिसके बारे में बात करेंगे वो है क्राइम एंड पनिशमेंट। और इसके जो राइटर हैं, जो नॉवलिस्ट हैं, वो है फायोडोर दोस्तोवस्की, जिन्होंने ये नॉवल जो है राइट किया है। इट इज ए नॉवल बाय द रशियन ऑथर फायोदोर दोस्तोवस्की। और ये नॉवल जो है रशियन ऑथर जो है फायोडोर दोस्तोवस्की ने जो है राइट किया है। It was published in the first literary journal, The Russian Messenger, in 12 monthly installment during 1866। और ये नॉवल भी जो है इंस्टॉलमेंट में पब्लिश हुआ था, एक लिटरेरी जर्नल था द रशियन मैसेंजर, जिसमें वॉर एंड पीस और जो क्राइम एंड
वार एंड पीस एंड एना करीना दोनों पब्लिश हुए थे, उसी में ये भी वर्क पब्लिश हुआ था इंस्टॉलमेंट में 1866 में। इट वॉज लेटर पब्लिश्ड इन ए सिंगल वॉल्यूम इन 1867 और एक सिंगल वॉल्यूम में ये 1867 के अंदर पब्लिश हुआ था। इट इज द सेकेंड ऑफ दोस्तोवस्कीज फुल लेंथ नॉवेल्स, ये दोस्तोवस्की का सेकेंड फुल लेंथ नॉवल था। फॉलोइंग हिज रिटर्न फ्रॉम 10 years ऑफ एग्जाइल इन साइबेरिया, और साइबेरिया के अंदर वो 10 year के लिए जो है 10 years के बाद वापस आए थे, एग्जाइल के बाद, वो देश निकालने के बाद जो है साइबेरिया में रहे थे और वहां से 10 year के बाद जब आए थे तब उन्होंने ये नॉवल राइट किया था। Crime and Punishment is considered the first great novel of his mature period of writing, और दोस्तोवस्की का ये क्राइम में जो पनिशमेंट नॉवल है वो अब उनके मैच्योर पीरियड की राइटिंग का फर्स्ट ग्रेट नॉवल था। द नॉवल इज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट विद एन एपिलॉग, और नॉवल जो है वो 6 पार्ट के अंदर डिवाइड है और उसके साथ साथ एक एपिलॉग भी है इसमें। जब आप सारे ही नॉवेल्स कवर करते हो तो जब यूजीसी नेट क्वेश्चन पूछता है तो वो पार्ट्स भी पूछ लेता है, सिंपल क्वेश्चंस जैसे क्राइम एंड पनिशमेंट जो है कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, तो अगर हम अच्छे से कवर करते हैं तो हमें याद रहता है, नहीं तो हम इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक सिंपल क्वेश्चंस भी हमें लगता है कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है लर्न करने के लिए, लेकिन ये छोटे छोटे जितने भी पॉइंट्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो नॉवल जो बेसिकली था वो 6 पार्ट के अंदर डिवाइड था, उसके साथ इसके अंदर एक एपिलॉग भी था। क्राइम एंड पनिशमेंट इज रिटन फ्रॉम ए थर्ड पर्सन ओमिशिएंट पर्सपेक्टिव, और क्राइम और पनिशमेंट जो है एक थर्ड पर्सन के हिसाब से जो है वो राइट किया गया है। इसके अंदर जो थर्ड पर्सन जो है उसके पर्सपेक्टिव से राइट किया गया है नॉवल। The literature of Dostoevsky explore human psychology in troubled political, social and spiritual atmosphere of the 19th century Russia. इसके अंदर 19th century रशिया के अंदर जो ह्यूमन साइकोलॉजिकल थी कि कैसे ह्यूमन साइकोलॉजी जो है अफेक्ट होती है पॉलिटिकल इश्यूज से, सोशल इश्यूज से, और स्पिरिचुअल जो एटमॉस्फेयर होता है उससे, वो सारा इसके अंदर दिखाया गया है। Crime and Punishment focuses on the mental anguish and moral dilemma of its protagonist, Rodion Raskolnikov. रास्कोलनिकोलोव का दिखाया गया है कि कैसे उसकी मेंटली वो दुखी है, मोरल डिलेमा जो है वो सारा इसका जो मेन कैरेक्टर है, मेन जो हीरो है रास्कोलनिकोलोव, उसका जो है वो सारा इसके अंदर दिखाया गया वर्क के अंदर। रास्कोलनिकोलोव इज अ पुअर, बहुत ज्यादा गरीब था, एंड हिज पॉवर्टी लीड्स हिम टू प्लान द मर्डर ऑफ एन पॉन ब्रोकर फॉर हर फैमिली, और इस बहुत ज्यादा गरीब था और उसकी गरीबी ही उसको मजबूर करती है कि वो एक पॉन ब्रोकर को उसके पैसे के लिए मार देता है। With time, it has been recognized as one of the supreme achievement of world literature, और टाइम के साथ साथ इसको जो है पहचान मिली कि वर्ल्ड लिटरेचर के अंदर एक बहुत ही महान अचीवमेंट थी इस वर्क को लिखने की। Crime and Punishment is the most famous novel of perhaps the greatest Russian novelist after Leo Tolstoy, और लियो टोल्स्टॉय के बाद अगर रशिया के अंदर कोई ग्रेट नॉवेलिस्ट है तो वो दोस्तोवस्की है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नॉवल है फादर एंड सन्स, और इसको राइट किया है इवान तर्जेनेव। इवान तर्जेनेव ने इसको राइट किया है। राइटर इसका इवान तर्जेनेव है, और पब्लिशर जो है इसके पब्लिश किया है मॉस्को बाय ग्रेचेव एंड कंपनी ने इसको पब्लिश किया है इस नॉवल को। अब ये इस किस टाइप का नॉवल है? बेसिकली एक पॉलिटिकल, रोमांटिक एंड फिलोसॉफिकल नॉवल है ये। He was the first Russian writer to be widely celebrated in the West, और वो फर्स्ट रशियन राइटर थे जिनको की सेलिब्रेट किया गया वेस्ट कंट्रीज के अंदर
As such, he played a key role in popularizing Russian literature outside his nation. और वो पहले थे जिन्होंने रशियन लिटरेचर को अपने देश के बाहर पॉपुलराइज किया, फेमस किया. Fathers and Sons, his most famous and enduring novel, was published in 1862. Father और Sons, जो कि उनका मोस्ट फेमस नॉवल है, वो 1862 के अंदर पब्लिश हुआ था. Also translated as Fathers and Children's, और इसको Fathers and Children's के नाम से भी ट्रांसलेट किया गया है. The novel primarily focused on the relationship between the older generation and the youth, और इसके अंदर बेसिकली जो रिलेशनशिप दिखाया गया है वो ओल्ड जनरेशन का और यंग जनरेशन का दिखाया गया है. इट प्रेजेंट्स द इनएविटेबल कंफ्लिक्ट बिटवीन जनरेशंस, और इसके अंदर दिखाया गया है कि लगातार कंफ्लिक्ट जनरेशन के बीच में कैसा होता है. एंड बिटवीन द वैल्यूज ऑफ ट्रेडिशनलिस्ट एंड इंटेलेक्चुअल्स, और जो परंपरावादी हैं उनके बीच में और जो इंटेलेक्चुअल हैं उनके बीच में कैसे वैल्यूज के ऊपर कंफ्लिक्ट चलता रहता है. यानी जो रूढ़िवादी हैं और जो मॉडर्न हैं उनके बीच में जो वैल्यूज हैं उनके बीच में कंफ्लिक्ट, टकराव कैसे चलता रहता है, वो सारा इस वर्क के अंदर शो किया गया है. The novel was controversial for its time at its protagonist, Yevgeny Bezarov, is a nihilist. जो नॉवल था वो इसके टाइम में जब ये पब्लिश हुआ था बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि इसका जो प्रोटोगोनिस्ट था बेजरोव इज अ निहिलिस्ट. वो एक निहिलिस्ट मीन्स एक शून्यहीन जो है प्रोटोगोनिस्ट था, हीरो था. हु रिजेक्ट्स ऑल रिलीजियस एंड मोरल प्रिंसिपल्स, जो कि सारे के सारे जितने भी रिलीजियस होते हैं और जितने मोरल प्रिंसिपल्स होते हैं उनको रिजेक्ट कर देता है. निहिलिस्ट एक ऐसा इंसान होता है वो जो लाइफ को रिजेक्ट करता है, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ को रिजेक्ट करता है, जो ये कहता है कि लाइफ जो है कुछ नहीं है, मोरल वैल्यूज जो है वो कुछ नहीं है, जो लाइफ की एग्जिस्टेंस को कुछ नहीं समझता है, वो जिसका फेथ ही नहीं है लाइफ के अंदर, उसको हम निहिलिस्ट कहते हैं. इनफैक्ट द वर्ड निहिलिज्म बिकेम पॉपुलर आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द नॉवल, और जो वर्ड था निहिलिज्म, वो शून्यवाद जो है वो फेमस हुआ था इस नॉवल के पब्लिकेशन के बाद. Along with Dead Souls, ये डेड सोल्स एक और वर्क है. फादर एंड सन्स इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट ट्रूली मॉडर्न रशियन नॉवल. इन दोनों को ही मिला के ये माना जाता है कि ये वर्क जो है मॉडर्न रशियन नॉवल के फर्स्ट मॉडर्न रशियन नॉवल माने जाते हैं रशियन लिटरेचर के अंदर. इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्लेम्ड रशियन नॉवल ऑफ द 19th सेंचुरी, और 19th सेंचुरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट रशियन नॉवल ये माना जाता है फादर्स एंड सन्स. Canadian playwright George F. Walker 1988 play Nothing Sacred is a stage adaptation of Fathers and Son. कैनेडियन प्लेराइट ने फादर्स एंड सन्स का स्टेज प्ले जो है अडॉप्ट किया था, और उनके जो प्ले जो स्टेज में जो प्ले बनाया था उन्होंने, उसका नाम उन्होंने रखा था नथिंग सैक्रेड, जो कि बेस था इस वर्क के ऊपर, फादर एंड सन्स के ऊपर. Irish playwright Brian Friel has also adapted the novel under the same title, और आयरिश प्लेराइट ने भी सेम जो है टाइटल अडॉप्ट किया था अपने वर्क के लिए. लास्ट जो नॉवल है जो इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं वो है डॉक्टर जिवागो, और ये राइट किया है बोरिस पेस्टरनैक. बोरिस पेस्टरनैक ने इसको राइट किया है. दो प्राइमरली फेमस एज ए पोइट इन रशिया, हालांकि बोरिस पेस्टरनैक जो है रशिया के अंदर बहुत फेमस थे एज ए पोइट. बोरिस पेस्टरनैक बिकेम रिनाउंड इन द वेस्ट ड्यू टू हिज नॉवल डॉक्टर जिवागो. लेकिन वेस्ट के अंदर वो बहुत ज्यादा फेमस हुए किसकी वजह से? इस वर्क की वजह से, इस नॉवल की वजह से, डॉक्टर जिवागो की वर्क से फेमस हुए. जिवागो, द रशियन रूट जीव मीन्स अलाइव, और जिवागो का जो रशियन रूट वर्ड है वो है जीव, और जिसका मतलब होता है अलाइव, जीवित होना.
The novel was refused publication in Russia due to its rejection of socialist realism. और नॉवल जो था वो रशिया के अंदर पब्लिश होने से इसको मना कर दिया गया, क्योंकि ये जो है सोशलिस्ट जो पार्टी थी वहां पे, रियलिज्म की जो पार्टी थी, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था इस वर्क की वजह, क्योंकि ये वर्क जो था उनके रूल्स के खिलाफ था, तो इस नॉवल को पब्लिश रशिया के अंदर नहीं किया गया था। The manuscript was then smuggled to Milan. उसके बाद इसकी जो manuscripts थी उसको मिलान ले जाया गया and published in Italy in 1957. और 1957 के अंदर इटली से इसको पब्लिश किया गया, रशिया में इसको पब्लिश नहीं किया गया था। The novel is named after its protagonist यूरी जिवागो, और ये नॉवल का जो नेम है, इसके जो मेन हीरो है यूरी जिवागो, उसके नाम पे है। ए फिजिशियन एंड अ पोइट, जो कि फिजिशियन है, पोइट है, एंड टेक्स प्लेस बिटवीन द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 905 एंड वर्ल्ड वार सेकेंड। और इसके अंदर जो सेटिंग दिखाई गई है वो रशियन रेवोल्यूशन की दिखाई गई है, 1905 से लेके वर्ल्ड वार सेकेंड तक की। Dr. Zhivago became an instant sensation throughout the non-communist world. और जहां पे कम्युनिस्ट पार्टी नहीं थी ऐसी कंट्रीज के अंदर, ये वर्क जो था एकदम से एक सेंसेशन बन गया, लोग बहुत ज्यादा इसको रीड आउट करने लगे। However, though it was an international बेस्ट सेलर, और हालांकि बाद में जो है ये एक जो है इंटरनेशनल बेस्ट सेलर जो है नॉवल बना। It was circulated in secrecy and translation in his own land. इस नॉवल को जो है सर्कुलेट जो किया गया वो बहुत ही ज्यादा सीक्रेसी से किया गया, यानी छिपा के इसको पब्लिश किया गया, और सर्कुलेट भी बहुत ज्यादा छुपा के किया गया इस वर्क को। It also helped Pasternak get the Nobel Prize for the Literature in 1958. और इसी वर्क के हिसाब से इसने हेल्प किया कि बोरिस पेस्टरनेक को नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर का 1958 के अंदर। एन अवार्ड ही रिफ्यूज्ड, लेकिन बाद में उन्होंने इस अवार्ड को रिफ्यूज कर दिया ड्यू टू प्रेशर इन द सोवियत यूनियन, क्योंकि सोवियत यूनियन ने प्रेशराइज किया उनको कि वो इस अवार्ड को ना लें, तो उन्होंने इसको अवार्ड को, नोबेल प्राइज को मना कर दिया था। Dr. Zhivago was made into a film by David Lean in 1965, और डॉक्टर जिवागो के ऊपर एक फिल्म बनाई थी डेविड लीन ने 1965 के अंदर। The film went on to win 5 Academy Awards including for Best Adapted Screenplay, और उस मूवी को जो है 5 एकेडमिक अवार्ड मिले थे, और एक जो था वो बेस्ट एडेप्टेड स्क्रीन प्ले का अवार्ड मिला था। बेसिकली नॉवल से रिलेटेड फिल्म जो बनी है वो भी पूछ लेते हैं, स्क्रीन प्ले है वो भी पूछे जाते हैं, प्ले जो है वो भी पूछ लिए जाते हैं। दो द नॉवल वॉज इनिशियली बैन, हालांकि स्टार्टिंग में नॉवल को बैन कर दिया गया था। Dr. Zhivago has been part of the Russian school curriculum since 2003, लेकिन बाद में इसको रशियन स्कूल के कैरिकुलम में ऐड कर लिया 2003 से अब तक, where it is read in 11th grade, और 11th grade में इसको वर्क को पढ़ाया जाता है डॉक्टर जिवागो को। तो ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवेल्स थे, रशियन नॉवेल्स थे, जो कि इस वीडियो में हमने कवर किए हैं, और ये आपको नेट प्रिपरेशन में काफी हेल्प करेगी रशियन लिटरेचर को समझने में, और नॉवेल्स को कवर करने में, और कहीं ना कहीं राइटर्स को भी कवर करने में। तो आई होप वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगी। प्लीज, काफी एफर्ट लगते हैं इस टाइप की वीडियोस बनाने के लिए, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। Thank you.